मित्रों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द पीपल वॉइस डेडिकेटेड फॉर नेशंस बिल्डिंग। मित्रों, अभी 7 मार्च को राहुल गांधी जी ने अपने भारत जोड़ो न्याय यात्रा में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी की उपस्थिति में न्याय की बात की, 5 न्याय की बात की युवाओं के लिए, जिसको हम लोग कहते हैं युवा न्याय। इसमें एक शब्द आया, पहले मैं बताता हूं कि उन्होंने 5 न्याय की जो बात की। भर्ती भरोसा, कांग्रेस पार्टी केंद्र सरकार में 30 लाख नौकरी की गारंटी देती है। उन्होंने कहा कि हम एक कैलेंडर तैयार करेंगे और उसके अनुसार समयबद्ध तरीके से भर्ती की प्रक्रिया पूरी करेंगे। दूसरा उन्होंने न्याय दिया, पहली नौकरी पक्की। प्रत्येक डिप्लोमा होल्डर या कॉलेज ग्रेजुएट को पब्लिक या प्राइवेट सेक्टर की कंपनी में 1 साल के अप्रेंटिसशिप यानी प्रशिक्षण देने के लिए एक नए प्रशिक्षण अधिकार अधिनियम की गारंटी देती है और प्रशिक्षुओं को 1 लाख रुपए सालाना यानी लगभग 8,500 प्रति माह देने की गारंटी दे रहे हैं। तीसरा है पेपर लीक से मुक्ति। कांग्रेस सार्वजनिक परीक्षाओं में किसी भी तरह की साठगांठ या षड्यंत्र को रोकने हेतु ईमानदारी और निष्पक्षता के साथ उच्चतम मानकों को नए कानून लाकर पेपर लीक को पूरी तरह से रोकेंगे, जिससे मौजूदा समय में करोड़ों युवाओं का भविष्य बर्बाद हो रहा है। आप अभी देख ही रहे हैं। चौथा है गिग इकोनॉमी में सामाजिक सुरक्षा। आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे, गिग इकोनॉमी क्या है। चलिए पहले हम इसको पूरा करते हैं। कांग्रेस गिग इकोनॉमी में हर साल रोजगार ढूंढने वाले लाखों युवाओं के लिए बेहतर वर्किंग कंडीशन यानी कामकाजी एनवायरनमेंट या वर्किंग एनवायरनमेंट और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कानून लाने की गारंटी देती है। इसमें 2 चीजें मायने रखती है आज के टॉपिक में, गिग इकोनॉमिक्स क्या है और सामाजिक सुरक्षा की क्या गारंटी है। 5वां बिंदु है युवा रोशनी। 5 साल की अवधि के लिए देश की सभी जिलों में आवंटन की सुविधा के साथ कांग्रेस 5,000 करोड़ रुपए का एक कोष बनाएगी। 40 साल से कम उम्र के युवा किसी भी क्षेत्र में अपने बिजनेस के लिए स्टार्टअप फंडिंग का लाभ उठा सकते हैं। आगे उन्होंने कहा, पिछले 10 साल के अन्याय काल को भयंकर बेरोजगारी संकट से समझा जा सकता है। इस अन्याय काल ने लाखों शिक्षित और महत्वाकांक्षी युवाओं को अपना आर्थिक भविष्य बेहतर बनाने और राष्ट्र निर्माण में योगदान देने से वंचित कर दिया है। निश्चित रूप से हम युवाओं के लिए ऐसे कदम उठाएंगे जिससे हर युवा अपना भविष्य सुरक्षित करने और राष्ट्र निर्माण में योगदान देने के लिए सक्षम होगा। अन्याय के इस अंधकार में हम न्याय का दिया जलाएंगे। मित्रों, ये तो बात थी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समय। हमने इसमें आपसे बोला गिग इकोनॉमिक्स, GIG, गिग इकोनॉमिक्स। आप लोग में जो मैनेजमेंट के विद्यार्थी होंगे या किसी कोचिंग वगैरह में बात करते होंगे तो वहां ये शब्द जरूर आया होगा। जैसे मैं खुद इसको सुना तो जरूर था गिग इकोनॉमिक्स, लेकिन मैंने बहुत ध्यान इस पे नहीं दिया। तो लगा कि मेरी तरह करोड़ों युवा ऐसे होंगे जो इसके बारे में नहीं जानते। आज का वीडियो इसीलिए आपके सम्मुख लाया जा रहा है। आप ध्यान से समझने का प्रयास करें। ये गिग इकोनॉमिक चर्चा में क्यों आई? ये जनवरी 2023 की बात है, जब जोमेटो ने एक अनाउंसमेंट किया
जोमेटो जो फास्ट फूड की डिलीवरी कंपनी है, उसने अनाउंस किया कि हम 10 मिनट में, ऑर्डर लेने के 10 मिनट के अंदर अपने कस्टमर को सर्विस दे देंगे। इससे कर्मचारियों में एक भय का माहौल क्रिएट हो गया, यानी 10 मिनट में, यानी इतनी ट्रैफिक, कितनी तेजी से आदमी जाएगा अपने सर्विस या अपने सोर्स से डेस्टिनेशन की ओर, जहां से उसको सामान लेना है और सामान सर्व करना है, डिलीवरी देनी है। वो 10 मिनट में कैसे पहुंचेगा, कितनी तेजी में जाएगा, उसके ऊपर कितना मानसिक तनाव होगा। और नेचुरली चलना सड़क पे है तो वो एक्सीडेंट हो सकता है, फैटेलिटी टू लाइफ हो सकती है, जीवन उसका जो है खतरे में हो सकता है। और इसके लिए उन लोगों ने एक आंदोलन मानिए किया था जोमेटो कंपनी के साथ। तो ये गिग इकोनॉमी है क्या? आप सिंपली समझिए कि गिग इकोनॉमी एक मुक्त बाजार प्रणाली है। मतलब मुक्त बाजार जिसमें सामान्य रूप से अस्थायी पद होते हैं। आप हमारी बात को पकड़िए, अस्थायी पद होते हैं और संगठन अल्पकालिक जुड़ाव के लिए स्वतंत्र श्रमिकों या कार्यकर्ता के साथ अनुबंध करते हैं। अब यहां पे 2 चीजें आ गई, अस्थायी पद और स्वतंत्र श्रमिकों या कार्यकर्ता के साथ अनुबंध, कॉन्ट्रैक्ट। अब आप इसको क्या कह सकते हो? है? आप सिंपली कह सकते हो संविदा कर्मी। और लेकिन मार्केट खुला हुआ है, वहां कोई भी इसके लिए फ्री है। बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत के गिग वर्क फोर्स में सॉफ्टवेयर, साझा और पेशेवर सेवाओं जैसे उद्योगों में 1.5 मिलियन कर्मचारी कार्यरत हैं। इंडिया स्टाफिंग फेडरेशन की वर्ष 2019 की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका, चीन, ब्राजील और जापान के बाद भारत वैश्विक स्तर पर फ्लेक्सी स्टाफिंग में 5वां सबसे बड़ा देश है। फ्लेक्सी स्टाफिंग मतलब स्टाफ जो फ्लेक्सिबल है, यानी जो परमानेंट नेचर के नहीं है। वो आज आपके साथ काम करेंगे, कल उनके साथ काम करेंगे, परसों उनके साथ काम करेंगे। दूसरे शब्दों में अगर हम भोजपुरिया शब्दों का प्रयोग करें तो कहें कि लेबर मार्केट, मजदूरों का बाजार। जैसे बनारस में मंडुआडीह चौराहे पर बाजार लगती है, फिर पहाड़िया में लगती है, उधर शिवपुर साइड में लगती है, जहां से आप मैशन और लेबर, सफाई कर्मी, ऐसे को भी आप लेकर आके अपने घर में काम करा सकते हैं। तो ये सभी फ्री हैं, पैसा देंगे, काम करेंगे। अब पता चला कि आपकी छत ढालनी है तो भाई आज पूरे दिन का काम है। पता चला कि भाई मिस्त्री हमको एक कमरा बनवाना है तो मिस्त्री में अपने 2-4 आदमी के साथ आएगा, 2-4 दिन में कमरा बना के जाएगा। तो ये सब क्या है? गिग इकोनॉमी में है। दूसरे शब्द हम ये भी कह दें कि ये असंगठित क्षेत्र। हालांकि असंगठित क्षेत्र की परिभाषा थोड़ी दूसरी हो जाएगी, लेकिन जब हम इकोनॉमी की बात करते हैं तो ये अभी उसी में आ जाता है। भारत में गिग सेक्टर की क्षमता क्या है? भारत में अनुमानित 56% नए रोजगार गिग इकोनॉमिक कंपनियों द्वारा ब्लू कॉलर और व्हाइट कॉलर कार्यबल दोनों में उत्पन्न किए जा रहे हैं। तो अब बात आ गई ब्लू कॉलर और व्हाइट कॉलर। भारत में ब्लू कॉलर नौकरियों के लिए गिग इकोनॉमिक प्रचलित है। व्हाइट कॉलर नौकरियों जैसे प्रोजेक्ट, परियोजना, विशिष्ट सलाहकार, विक्रेता, वेब डिजाइनर, सामग्री लेखक, सॉफ्टवेयर डेवलपर, ये सब जो आप देख रहे हैं ये सब व्हाइट कॉलर जॉब है।
फॉर एग्जाम्पल आप पीएचडी कर रहे हैं और आपने अपनी सारी पीएचडी जो बाय हैंड लिख रखी है, अब आपको उसको टाइप कराना है, 5-6 कॉपी निकालनी है, तो आप किसी जो है कंप्यूटर वाली दुकान पर या साइबर कैफे में जाएंगे, जो बोर्ड लगा के रखा हुआ है कि यहाँ पर थीसिस बनाए जाते हैं या थीसिस की रिकॉर्डिंग की जाती है, टाइप किए जाते हैं। अब आप वहां जाएंगे, आप उसके मजदूरी देंगे, जो भी उसका पर पेज का होगा, और वहां पे वो टाइप करके आपको देगा, करेक्शन आप करेंगे, फिर टाइप करेगा, सीधा करके फिर प्रिंट आउट निकाल देगा। तो ये क्या हो गया, ये सब व्हाइट कॉलर जॉब हो गए। अब ब्लू कॉलर जॉब क्या है? ये व्हाइट कॉलर जॉब हम लोग क्या बोलते हैं, बाबू वाला जॉब, यानी कुर्सी पे बैठ के करने वाला जॉब। और ब्लू कॉलर जॉब क्या हो गया, जिसमें शारीरिक श्रम की जरूरत होती है, जैसे इंजीनियर हो गए, मैकेनिक हो गए, कारपेंटर हो गए, लेबर और मैशन हो गए, ये सब ब्लू कॉलर में आ जाता है। गिग इकोनॉमिक भारत में गैर कृषि क्षेत्रों में 90 मिलियन नौकरियां दे सकती है। अब आप देखिए, ये सब असंगठित क्षेत्र वाली बातें हैं। गिग इकोनॉमिक भारत में गैर कृषि क्षेत्रों में 90 मिलियन नौकरियां दे सकती हैं, जिसमें दीर्घावधि में सकल घरेलू उत्पाद में 1.25% जोड़ने की क्षमता है। यानी गिग इकोनॉमिक जो 90 मिलियन को जॉब दे सकता है, इससे आपकी जीडीपी में, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का जो सूचकांक है, उसमें 1.25% की शेयरिंग हो सकती है। जैसा कि भारतवर्ष 2025 तक 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने के अपने घोषित लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है, आय और बेरोजगारी की खाई को पाटने में गिग इकोनॉमिक की एक प्रमुख भूमिका होगी। अब आगे बढ़ते हैं। विभिन्न कॉलर नौकरियां क्या है? कॉलर नौकरियां मतलब सर्विस ऑन कॉल। ब्लू कॉलर कार्यकर्ता, मैंने पहले ही बताया, ये ऐसे मजदूर हैं जो शारीरिक श्रम करते हैं और घंटे के हिसाब से मजदूरी प्राप्त करते हैं। लेकिन भारत में घंटे के हिसाब से मजदूरी का एग्जाम्पल बहुत कम होता है और पूरे दिन की मजदूरी होती है। अब मांगने वाला 500-600 भी मांगता है, देने वाला 300-350 भी देता है। व्हाइट कॉलर कार्यकर्ता ये वेतन भोगी पेशेवर हैं, ये प्रोफेशनल्स हैं, जो आमतौर पर सामान्य कार्यालय के कर्मचारियों और प्रबंधन का जिक्र करता है। गोल्ड कॉलर कार्यकर्ता, अभी तक हम लोगों ने ब्लू और व्हाइट कॉलर की बात की, अब गोल्ड कॉलर कार्यकर्ता। इसका उपयोग अत्यधिक कुशल ज्ञान रखने वाले लोगों को संदर्भित करने के लिए किया जाता है, जो कंपनी हेतु अत्यधिक मूल्यवान है। उदाहरण, डॉक्टर, वकील, रिसर्च स्कॉलर, साइंटिस्ट एटसेट्रा। फिर एक होता है ग्रे कॉलर कार्यकर्ता। तो अभी आपने व्हाइट कॉलर, ब्लू कॉलर, गोल्ड कॉलर और ग्रे कॉलर। तो ग्रे कॉलर किसको कहते हैं? यह सफेद या नीले कॉलर के रूप में वर्गीकृत न किए गए नियोजित लोगों के संतुलन को संदर्भित करता है। मतलब वो वर्कफोर्स जो न व्हाइट में है न ब्लू में है। दूसरी ओर कि वो ऐसा गुण रखता है कि वो दोनों काम कर सकता है, उससे दोनों काम लिया जा सकता है, उसको ग्रे कॉलर कार्यकर्ता या ग्रे कॉलर वर्कर भी कहा जाता है। हालांकि ग्रे कॉलर उन लोगों का वर्णन करने के लिए प्रयोग किया जाता है जो सेवानिवृत्ति की आयु से परे काम करते हैं। अब यहां एक डिफाइन कर दिया कि ग्रे कॉलर हम किसको कहेंगे, मतलब जो अपनी सेवानिवृत्ति की आयु पूरी कर रखा हो, यानी 58 साल, 55 साल, 60 साल की आयु पूरी करने के बाद भी अगर वो कहीं सर्विस कर रहा है तो मान के चलिए कि वो मल्टीपल टास्क में काम कर रहा है, और ऐसा आदमी ग्रे कॉलर कार्यकर्ता भी कहा जाता है। उदाहरण के लिए अग्निशामक यानी फायर ब्रिगेड, पुलिस ऑफिसर, स्वास्थ्य देखभाल पेशेवर,
जिसको हम लोग जीएनएम या एमएनएम कहते हैं, सुरक्षा गार्ड एक्सेट्रा। ग्रीन कॉलर कार्यकर्ता, ये ऐसे कार्यकर्ता हैं जो अर्थव्यवस्था के पर्यावरणीय क्षेत्रों में कार्यरत हैं। उदाहरण वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत जैसे सौर पैनल, ग्रीन पीस, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर एक्सेट्रा में काम करने वाले, जो मतलब कि प्रकृति के साथ, एनवायरनमेंट के साथ काम कर रहे हैं, उनको ग्रीन कॉलर कार्यकर्ता भी कहा जाता है। फिर पिंक कॉलर वर्कर, ये ऐसी नौकरियों में संलग्न लोग हैं जिसे पारंपरिक रूप से महिलाओं का काम माना जाता है और अक्सर कम वेतन दिया जाता है। मतलब आदमी है, जेंट्स है, मेल है, और वो काम कर रहा है जो सामान्य रूप से महिलाएं करती हैं, और उसको वेतन भी कम दिया जाता है। स्कारलेट कॉलर वर्कर, यह एक ऐसा शब्द है जिसका इस्तेमाल अक्सर पोर्नोग्राफी उद्योग में काम करने वाले लोगों, विशेष रूप से इंटरनेट पोर्नोग्राफी के क्षेत्र में महिला उद्यमियों के लिए किया जाता है। स्कारलेट कॉलर वर्कर, यह पोर्न फिल्म वगैरह जो बनते हैं उसमें जो महिलाएं होती हैं उनके लिए यह शब्द प्रयोग किया जाता है। रेड कॉलर कार्यकर्ता, इस सभी प्रकार के सरकारी कर्मचारी को रेड कॉलर वर्कर कहते हैं। ओपल कॉलर वर्कर, ये ऐसे वर्कर हैं जो घर से कार्य करते हैं, खासकर इंटरनेट के जरिए। अभी जैसे आपने कोरोना पीरियड में देखा कि मैक्सिमम कंपनियों ने अपने वर्करों को, अपने अधिकारियों को कहा कि आप घर से काम करिए, यानी थोड़ा इंटरनेट काम करिए, तो उस समय उनको ओपन कॉलर वर्कर भी कहा जा सकता है। लेकिन चूंकि वो कंपनी के एम्प्लॉय थे तो वो ऊपर के वर्गीकरण में आ जाएंगे। और कुछ लोग हैं अभी भी जो आपने बोल दिया कि हमें काम करना हो, इंटरनेट पर काम करके आपका सब कुछ दे देंगे। गिग सेक्टर के प्रमुख चालक क्या है? अब इसमें मेन कंडक्टर क्या है? कहीं से भी कार्य करने का लचीलापन। ये जरूरी नहीं कि आप ऑफिस खोले हो या घर में हो, कहीं से भी आप कर सकते हो। डिजिटल युग में कार्यकर्ता को एक निश्चित स्थान पर बैठने की आवश्यकता नहीं होती है, कार्य कहीं से भी किया जा सकता है। इसलिए नियोक्ता किसी परियोजना के लिए उपलब्ध सर्वोत्तम प्रतिभा का चयन स्थान से बंधे बिना कर सकते हैं। कार्य के प्रति बदलता दृष्टिकोण, लगता है कि मिलेनियम जनरेशन का कैरियर के प्रति काफी अलग नजरिया है। वह ऐसा कैरियर जिससे उनको संतुष्टि नहीं प्राप्त हो बनाने की बजाय ऐसा कार्य करना चाहते हैं जो उनकी पसंद का हो। व्यापार प्रतिदर्श, गिग कर्मचारी विभिन्न मॉडल पर काम करते हैं, जैसे कि निश्चित शुल्क यानी अनुबंध, कॉन्ट्रैक्ट की शुरुआत के दौरान जैसा तय हो जाए, समय और प्रयास, वितरित किए गए कार्य की वास्तविक इकाई और परिणाम की गुणवत्ता। फिक्स्ड फीस मॉडल सबसे प्रचलित है, हालांकि समय और प्रयास मॉडल एक दूसरे के करीब आते हैं। तो जो कहा जाता है कि हमको पर ईयर 10 लाख का पैकेज है, 12 लाख का पैकेज है, 20 लाख का पैकेज है, तो ये पहले से निश्चित हो गया है। और फिर जैसे जैसे आपकी काबिलियत और परफॉर्मेंस बढ़ती है वो चीजें बदलती जाती है। स्टार्टअप कल्चर का होता है, जैसा आपने देखा मोदी सरकार ने स्टार्टअप, और अभी आपने इसमें भी राहुल गांधी की बातों में भी सुना कि जो उन्होंने युवा रोशनी में कहा कि 5 साल की अवधि के लिए सभी जिलों में आवंटन की सुविधा देंगे। 5,000 करोड़ का उन्होंने कहा कि हम एक कोष स्थापित करेंगे और 40 वर्ष से कम के युवाओं के लिए उनके बिजनेस स्टार्टअप के लिए वहां से हम पैसा देंगे। तो भारत में स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र तेजी से विकसित हो रहा है। स्टार्टअप के लिए पूर्णकालिक कर्मचारियों को काम पर रखने से उच्च निश्चित लागत की आवश्यकता होती है और इसलिए गैर मुख्य गतिविधियों के लिए संविदात्मक फ्रीलांसर काम पर रखे जाते हैं। यहाँ पे एक चीज आप समझ जाइए कि आजकल क्यों आपको संविदा कर्मी के रूप में रखा जा रहा है, कॉन्ट्रैक्ट फ्रीलांसर के रूप में, क्योंकि अगर हम परमानेंट रख रहे हैं तो उनके ऊपर लागत, निश्चित लागत होती है और वो ज्यादा होती है। इसलिए गैर मुख्य गतिविधियों, हर एक पे नहीं, जो गैर मुख्य गतिविधि है उसके लिए हम कॉन्ट्रैक्ट पे आदमी रख लेते हैं। स्टार्टअप अपने तकनीकी प्लेटफॉर्मों को मजबूत
मजबूती प्रदान करने के लिए इंजीनियरिंग, उत्पाद, डेटा विज्ञान और एमएल जैसे क्षेत्रों में कुशल प्रौद्योगिकी फ्रीलांसर प्रति योजना के आधार पर को काम पर रखने पर भी विचार कर रहे हैं। तो अब आप देखें कि स्टार्टअप जो उनका प्लेटफॉर्म है, उस प्लेटफॉर्म को मजबूत करने के लिए वो इंजीनियर्स और उसके इंजीनियरिंग, प्रोडक्ट, डाटा साइंस, मल्टी लेवल्स, ये सब जो है वो कॉन्टेक्ट में रखने का प्रयास कर रहे हैं। अभी इस गिग इकोनॉमिक्स के अंदर क्या है? संविदा कर्मचारियों की बढ़ती मांग। हमने पहले ही बताया कि अगर आप परमानेंट स्टाफ रखते हो तो वो ज्यादा खर्चीला होता है, इसलिए ये संविदा कर्मियों को रख रहे हैं, फ्रीलांसर। हाँ भाई आइए, आपका 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट होगा, 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट होगा, 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट होगा, 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट होगा, 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट होगा, और आपको ये फिक्स पर्क दिए जाएंगे। वो डीए, टीए एक्सेट्रा एक्सेट्रा कोई लफड़ा नहीं, आपको फिक्स पर्क दिए जाएंगे। पसंद आए तो करो, अच्छा है मत करो। अब यहां पे क्या है? क्या ऐसे संविदा कर्मियों का सामाजिक सुरक्षा है? प्रश्न उत्तर आएगा नहीं, क्योंकि आपने कॉन्ट्रैक्ट पे जिसको रखा, आपका कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो गया, आपने उसका तय राशि उसको पेमेंट कर दी, वो कहीं भी जाए उससे आपको मतलब नहीं है। इवन काम करते समय उसका एक्सीडेंट हो गया तो कई जगह देखा जाता है कि कोई उसकी मदद नहीं करता, उसके अपने ही बचत से उसको अपनी दवा दुकान, दवा दर्पण इत्यादि करना पड़ता है। देखते हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनियों महामारी के बाद परिचालन खर्च को कम करने के लिए विशेष रूप से विशिष्ट परियोजनाओं हेतु फ्लेक्सी हायरिंग विकल्प अपना रही है। ये मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, ये तो शुरू से ही इसी पे चली है, सरकार भी इसी धारे पे चलना शुरू कर दी है। यह प्रवृत्ति भारत में गिग संस्कृति के प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। गिग सेक्टर से संबंध चुनौतियां क्या है? अनियमित प्रकृति। गिग इकोनॉमिक में बड़े पैमाने पर अनियमितता है, इसलिए नौकरी में सुरक्षा और लाभ कम होता है। हालांकि कुछ लोगों का तर्क है कि श्रमिकों को कोई सामाजिक सुरक्षा बीमा आदि नहीं मिलता। भारत में गिग इकोनॉमिक के रूप में अनौपचारिक श्रम का विस्तार है, जो लंबे समय से प्रचलित और अनियंत्रित है। कौशल की आवश्यकता। एक कार्यकर्ता के पास पर्याप्त होना आवश्यक है, पर्याप्त कौशल की जरूरत है। जब तक कोई व्यक्ति अत्यंत प्रतिभाशाली नहीं होगा, उसकी सौदेबाजी की शक्ति अनिवार्य रूप से सीमित होगी। अगर एक अच्छा मिस्त्री, आप जानते हैं कि अच्छा मिस्त्री अच्छा टाइल्स लगाता है, अच्छी पॉलिश करता है, तो उसका रेट भी अच्छा होगा। आप जिसको नहीं जानते तो कहेंगे अच्छा देखते हैं इसका काम कैसा होता है, आप कम पैसा देते हैं। जबकि कंपनियां नियमित रूप से कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने में निवेश करती हैं, एक गिग इकोनॉमिक कार्यकर्ता को अपनी लागत पर अपने कौशल का उन्नयन करना होता है। अब कंपनी है, चाहे सरकारी हो प्राइवेट हो, अपने प्रोडक्टिविटी में गुणवत्ता लाने के लिए अपने कर्मचारियों को वो नियमित प्रशिक्षण देती है, ऑन जॉब ट्रेनिंग, असोर ट्रेनिंग वो देती है। लेकिन एक व्यक्ति जो कंपनी में नहीं है, उसकी अपनी काबिलियत, अपनी योग्यता को बढ़ाने के लिए उसे खुद पैसे खर्च करने पड़ते हैं। बेमेल मांग आपूर्ति, डिमांड एंड सप्लाई। नौकरियों की तुलना में पहले से ही कई अधिक संभावित ऑनलाइन स्वतंत्र कर्मचारी हैं, और यह मांग आपूर्ति का संतुलन समय के साथ बिगड़ता जाएगा, जिससे मजदूरी निराशाजनक होगी। दूसरे शब्दों में आप कहिए कि जो मजदूर होंगे उनका शोषण शुरू हो जाएगा। महामारी ने गिग इकोनॉमिक्स को कैसे प्रभावित किया? जो आपने देखा, लोगों ने बंद कर दिया, लोग छोड़ के चले गए, कंपनी बंद हो गई, उसका आज भी इफेक्ट है। कोविड-19 के कारण व्यवसाय बाधित हो गए और लोग आय के स्रोत की तलाश में थे। इससे गिग वर्कर्स की मांग में महामारी के कारण तेजी आई। कब? जब महामारी खत्म हुई, तब सब बंद ही था, कहां से तेजी आती भारत में? लेकिन बाद में जब शुरू होने लगा तो डिमांड आई। उदाहरण के लिए अगस्त 2020 में गूगल ने नौकरी चाहने वालों को ऑनलाइन डिमांड व्यवसायों, खुदरा और आतिथ्य जैसे उद्योगों में
अवसरों से जोड़ने के लिए अपने कर्मो जॉब्स ऐप को लॉन्च करने की घोषणा की। हालांकि पिछले कुछ वर्षों में गिग श्रमिकों की संख्या बढ़ी है, विशेष रूप से उपभोक्ता इंटरनेट कंपनियों जैसे जोमैटो, स्विगी, उबर, ओला, अर्बन क्रैप आदि के साथ श्रमिकों ने अपनी आय में गिरावट की शिकायत की है। संविदात्मक श्रम पारिस्थितिकी तंत्र पर इसके दो महत्वपूर्ण प्रभाव पड़े हैं। सबसे पहले इसने ऑन डिमांड स्टाफिंग की बढ़ती आवश्यकता को पूरा करने के लिए नए व्यवसाय मॉडल बनाए हैं। दूसरे, इसने एक बार फिर उन श्रम संहिताओं पर प्रकाश डाला है जो गिग श्रमिकों की पहचान करते हैं और एक सार्वभौमिक न्यूनतम मजदूरी प्रदान करती है। महिलाओं के लिए गिग इकोनॉमी में कार्य करने के फायदे और नुकसान क्या है? भाई जब हमने बात की तो महिलाओं की बात कर लेते हैं। फायदे क्या है? घर और काम के बीच संतुलन स्थापित करने में मदद। गिग रोजगार अंशकालिक काम और लचीले कामकाजी घंटों की अनुमति देता है जो महिलाओं को रोजगार और अपनी पारंपरिक भूमिकाओं यानी गृहिणी और देखभाल के बीच संतुलन स्थापित करने में मदद करता है। महिलाओं के लिए सुरक्षित कार्य वातावरण, वर्क फ्रॉम होम और प्रौद्योगिकी द्वारा पूरक गिग रोजगार ने यात्रा और रात की पाली के दौरान सुरक्षा के मुद्दों को संबोधित किया है। साथ ही टियर 2 और 3 शहरों में महिलाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सामने आए हैं। मांग पर कार्य प्राप्त होना, यह महिलाओं को उनकी मर्जी के अनुसार बिना मांग के काम करने और कार्य को छोड़ने की अनुमति प्रदान करता है। अतिरिक्त आय अर्जित करने में सहायता, गिग रोजगार महिलाओं को अतिरिक्त आय अर्जन में मदद करता है, उनको आत्मविश्वास को बढ़ाता है और निर्णय लेने की शक्ति देता है जो महिला सशक्तिकरण के महत्वपूर्ण घटक है। नुकसान भी है, तो क्या नुकसान है? श्रम बाजार में पहले से मौजूद समस्याओं को कायम रखता है, यानी समस्याओं का समाधान नहीं, जो समस्याएं हैं तो वो हैं। गिग इकोनॉमिक्स में महिला भागीदारी के लिए प्रवेश संबंधी गंभीर बाधाएं हैं क्योंकि यह श्रम बाजार में पहले से मौजूद समस्याओं जैसे लिंग के आधार पर वेतन में अंतर, पक्षपाती एल्गोरिदम, लिंग रूढ़िवादिता और डिजिटल विभाजन को कायम रखता है, यानी महिलाओं को जेंडर बेस पर उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन है। यह डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र में इन अंतर्निहित संरचनात्मक मुद्दों को पहचानना और उसका समाधान करना आवश्यक बनाता है। पुरुषों और महिलाओं के बीच डिजिटल विभाजन गिग वर्ग में महिलाओं की भागीदारी के लिए गंभीर बाधा है। GSMA मोबाइल जेंडर गैप रिपोर्ट 2020 के अनुसार भारत में केवल 21% महिलाएं मोबाइल इंटरनेट उपयोग करता है जो प्लेटफॉर्म अर्थव्यवस्था में संलग्न होने के लिए आवश्यक डिजिटल तकनीकों तक असमान पहुंच बनाती है। हालांकि देश में गिग वर्कर पर कोई व्यापक डेटाबेस उपलब्ध नहीं है, लेकिन यह देखा गया है कि प्लेटफॉर्म पर लैंगिक रूढ़ियों के आधार पर व्यावसायिक अलगाव है। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के आधार पर व्यावसायिक अलगाव भी है। जबकि महिलाएं ज्यादातर सौंदर्य और कल्याण सेवाओं के साथ साथ औपचारिक घरेलू एवं देखभाल के काम में संलग्न होती हैं, पुरुष अधिकतर परिवहन और वितरण का कार्य करते हैं। वेतन में असमानता, गिग इकोनॉमिक्स में वेतन में असमानताएं देखने को मिलती हैं। महामारी पूर्व की रिपोर्टों से पता चलता है कि भारत में पुरुष और महिला गिग वर्करों की आय के बीच 8 से 10% का अंतर था। वास्तव में अध्ययनों से पता चलता है कि पुरुष से चली आ रही असमानता के कारण महिलाएं खुद की क्षमता को कम आंकती हैं और कम वेतन वाली नौकरियों में संलग्न होती हैं, जिससे गिग इकोनॉमिक्स में पहले से ही प्रचलित वेतन असमानता और बढ़ जाती है। औरतों की मजबूरी होती है, फिर सोचती है कि चलो हमारे पास 4 घंटे का समय है, क्या मिल रहा है, नजदीक है ना, वो उतने में संतुष्ट होकर कर लेती है। महिलाओं के खिलाफ पक्षपात, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स अक्सर महिलाओं के खिलाफ उनके ऑन डिमांड कार्य शेड्यूल और प्रोत्साहन तंत्र के कारण पक्षपाती होते हैं। घरेलू और चाइल्ड केयर जिम्मेदारियों में व्यस्तता अक्सर महिलाओं को पीक आवर्स का लाभ उठाने की अनुमति नहीं देती है, जिसमें मांग और मजदूरी दोनों अधिक होती है। इसके अलावा वैतनिक और अवैतनिक कार्य मिलाकर उनके दैनिक कार्य के घंटे पुरुषों की तुलना में इतने अधिक होते हैं कि उनके पास समय की कमी होती है। गिग इकोनॉमी के लिए लेबर कोड क्या है? मौजूदा विधान मजदूरी पर संहिता 2019 गिग श्रमिकों सहित संगठित और असंगठित क्षेत्रों में सार्वभौमिक न्यूनतम मजदूरी व न्यूनतम मजदूरी का प्रावधान करती है।
सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 जिन श्रमिकों को एक नई व्यावसायिक श्रेणी के रूप में मान्यता देती है। यह गिग वर्कर को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित करती है जो पारंपरिक नियोक्ता कर्मचारी संबंधों से बाहर काम करता है या कार्य व्यवस्था में भाग लेता है और ऐसी गतिविधियों से आय अर्जित करता है। सुरक्षा संहिता में संबंधित मुद्दे। लाभ की कोई गारंटी नहीं। सामाजिक सुरक्षा विधेयक 2020 संहिता में प्लेटफॉर्म कार्यकर्ता अब मातृत्व लाभ, जीवन और विकलांगता कवर, वृद्धावस्था सुरक्षा, भविष्य निधि आदि जैसे लाभ के लिए पात्र हैं। हालांकि पात्रता का मतलब यह नहीं कि लाभ की गारंटी है, यानी ये गोलमाल बात है। कोई भी प्रावधान सुरक्षित लाभ नहीं देता है, जिसका अर्थ है कि केंद्र सरकार समय समय पर कल्याणकारी योजनाएं बना सकती हैं जो व्यक्तिगत और कार्य सुरक्षा के इन पहलुओं को कवर करती हैं, लेकिन उनकी गारंटी नहीं है। यानी आपको कोई सामाजिक सुरक्षा की गारंटी नहीं है 2020 के अधिनियम में। कोई निश्चित जिम्मेदारी भी नहीं है उस अधिनियम में। केंद्र सरकार प्लेटफॉर्म एग्रीगेटर्स और श्रमिकों की संयुक्त जिम्मेदारी के रूप में बुनियादी कल्याण उपायों के प्रावधान को बताता है। हालांकि इसमें यह नहीं बताया गया कि वेलफेयर के लिए कौन सा हितधारक जिम्मेदार है। गिग कार्यकर्ता की स्थिति में सुधार कैसे किया जा सकता है? गिग कार्यकर्ता को सशक्त बनाने की आवश्यकता है। एक अम्ब्रेला यूनियन बनाकर गिग कार्यकर्ता को सशक्त बनाने की आवश्यकता है जो उन्हें सामूहिक सौदेबाजी की शक्ति प्रदान करेगी। औपचारिक मान्यता और सूचना की समरूपता उन्हें प्लेटफॉर्मों के खिलाफ पैर जमाने में मदद करेगी। प्लेटफॉर्म कार्यकर्ता को अनिवार्य कवरेज देने की जरूरत। जबकि श्रम संहिता में जिन श्रमिकों को मान्यता प्रदान करने से सकारात्मक स्तर पर आशा बढ़ रही है, उनकी सामाजिक सुरक्षा की शर्तें बिना किसी नियामक प्राधिकरण के निर्धारित नहीं है। इस प्रकार प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना जैसी केंद्र प्रायोजित योजनाओं के तहत प्लेटफॉर्म श्रमिकों को अनिवार्य कवरेज प्रदान करने की आवश्यकता है। इसे एग्रीगेटर्स के माध्यम से सुगम बनाया जा सकता है ताकि महिला गिग वर्कर की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके जो प्लेटफॉर्म इकोनॉमी में अधिक कमजोर होती हैं। सही भौतिक और सामाजिक बुनियादी ढांचे के निर्माण की आवश्यकता। सही भौतिक और सामाजिक बुनियादी ढांचे के निर्माण की आवश्यकता है जो गिग वर्क में महिलाओं की भागीदारी का समर्थन करेगा। उन सामाजिक मानदंडों को बढ़ावा देना जो पुरुषों को समान रूप से अवैतनिक देखभाल और घरेलू काम करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं तथा सार्वजनिक देखभाल के बुनियादी ढांचे को विकसित करने में महिलाओं के आंदोलन को गिग वर्क में सुविधा होगी। यह एक हमने आपको आउटलाइन ही बताया है, केवल इसलिए कि गिग इकोनॉमी है क्या, क्योंकि माननीय राहुल गांधी जी और खड़गे जी ने भी जो अपने भारत जोड़ो यात्रा में ये शब्द लाया गिग इकोनॉमिक्स का, तो मुझे लगा कि ये गिग इकोनॉमिक्स, उन्होंने सब बहुत बेहतर रखा है गिग इकोनॉमिक्स में सामाजिक सुरक्षा। तो आपने अभी देखा कि इस पूरे वर्तमान समय में जो लेबर लॉ और ये सब बने हुए हैं, इसमें सामाजिक सुरक्षा का मुद्दा टच तो किया गया है, लेकिन उसकी गारंटी कुछ भी नहीं है। मित्रों, ये वीडियो लंबा हो गया है और ये जानकारी देना भी जरूरत था कि एटलीस्ट आप समझें कि गिग इकोनॉमिक्स है क्या, राहुल जी क्या कहना चाहते हैं। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय भारत, जय संविधान।